रात का समय था और पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विशाल कॉरपोरेट गगनचुंबी इमारत की 35वीं मंजिल पर अभी भी रोशनी जल रही थी। माया अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी और उसकी एक बहुत ही शांत और शर्मीली नई कर्मचारी मानी जाती थी जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन इस सुनसान रात में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था जो उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वह कंपनी का काम कर रही थी। उसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्यन अपने शानदार कार्यालय में खड़े थे। उनका ध्यान नीचे शहर की जगमगाती रोशनी पर था, लेकिन उनका दिमाग व्यापारिक रणनीतियों में नेता थे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अचानक उनके डेस्क पर रखा सुरक्षा मॉनिटर बीप करने लगा। उन्होंने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा तो उन्हें 35वीं मंजिल का दृश्य दिखाई दिया जहां माया अकेली काम कर रही थी। वह उसे देखकर थोड़े हैरान और सोच में पड़ गए। आर्यन को याद आया कि माया को मानव संसाधन विभाग ने हाल ही में काम पर रखा था। वह हमेशा सिर झुकाकर चलती थी और कभी भी किसी भी फालतू की चर्चा में हिस्सा नहीं लेती थी। आर्यन को यह देखकर अजीब लगा कि रही है। उन्होंने सुरक्षा प्रणाली की जांच की और पाया कि सब कुछ सामान्य था। फिर भी आर्यन की अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह थोड़ी देर और निगरानी करेंगे। तभी इमारत के निचले हिस्से में कुछ हलचल हुई। एक काली वैन चुपचाप मुख्य द्वार के पास आकर रुकी। उसमें से 5 हट्टे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले आदमी बाहर निकले। उनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में खतरनाक हथियार चमक रहे थे। कंपनी द्वारा भेजे गए पेशेवर गुंडे थे जिनका एकमात्र उद्देश्य इस कंपनी के सर्वर रूम को नष्ट करना था। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि आज रात सुरक्षा गार्डों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और इमारत के अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शन पर बैठे 2 गार्डों को बेहोश कर दिया। उनकी हरकतें बहुत ही तेज और सधी हुई थीं, जो यह साबित कर रही थीं कि वे कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रशिक्षण पर स्थित मुख्य सर्वर रूम तक पहुंचना था। उन्होंने लिफ्ट का इस्तेमाल करने के बजाय सीढ़ियों का रास्ता चुना ताकि किसी को उन पर शक न हो। धीरे धीरे वे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। इमारत में फैली शांति उनके आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आर्यन, जो अभी भी अपने मॉनिटर पर नजर गड़ाए हुए थे, उन्होंने सीढ़ियों के कैमरे में कुछ संदिग्ध हलचल देखी। जैसे ही उन्होंने कैमरे का कोण बदला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। 5 हथियारबंद लोग तेजी से 35वीं मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तुरंत एहसास हो गया कि उनकी कंपनी पर एक बड़ा हमला हुआ है। उनका पहला विचार पुलिस को बुलाना था, लेकिन उन्होंने देखा कि वे लोग माया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पुलिस को आने में समय लगेगा और तब तक बहुत देर हो सकती थी। आर्यन ने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और अपने कार्यालय से बाहर निकल पड़े। उन्होंने एक गुप्त अलार्म दबाया जो केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाता था। वह जानते थे कि उन्हें अपनी कर्मचारी को क्यों न पढ़ना पड़े। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें भी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और दिमाग में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वह बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वे समय पर पहुंच जाएं। दूसरी ओर 35वीं मंजिल पर माया अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। अचानक उसे बाहर दालान से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहा होगा, लेकिन फिर उसे भारी देने लगी। उसने तुरंत अपना काम रोका और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर दिया। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थीं। वह अपनी कुर्सी से उठी और बहुत ही सावधानी से कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी दालान का भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वे 5 गुंडे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें वहां सिर्फ एक युवा लड़की दिखाई दी जो अकेली खड़ी थी। उनके नेता ने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्हें लगा कि यह डरी हुई लड़की उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। वे बिना किसी डर के सर्वर रूम की तरफ बढ़ने लगे, जहां कंपनी का सारा महत्वपूर्ण
और गुप्त डेटा सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। गुंडों को देखकर माया बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसकी आंखों में डर की जगह एक ठंडी और खतरनाक चमक आ गई थी। उसने अपने चश्मे को उतारकर मेज पर रख दिया और अपने बालों को एक सख्त जूड़े में बांध लिया। शर्मीली लड़की नहीं लग रही थी जिसे लोग दिन में देखते थे। वह एक शेरनी की तरह शांत, लेकिन किसी भी पल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। गुंडों का नेता माया के सामने आकर रुका और हंसते हुए बोला कि तुम यहां से चुपचाप चली जाओ लड़की। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस हमें अपना काम करने बाधा मत डालो। अगर तुम बीच में आई तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपने हाथ में पकड़े लोहे के डंडे को हवा में घुमाया, जैसे वह उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में घमंड और नफरत स्पष्ट रूप से झलक रही थी। माया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि यह कंपनी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम जैसे अपराधियों को इसके सर्वर रूम को छूने भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराकर यहां से भगा दोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अभी भी समय है। तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और ठंडक थी कि एक पल के लिए गुंडों का नेता भी हैरान रह गया। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नेता को माया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी अपमानित भावना को छिपाते हुए अपने एक साथी को इशारा किया कि जाओ और इस बकवास करने वाली लड़की को रास्ते से हटा दो। वह हट्टा कट्टा गुंडा एक भद्दी सी हंसी के साथ माया की भारी भरकम हाथ उठाया ताकि वह माया को धक्का देकर गिरा सके। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह किस भयानक खतरे को चुनौती दे रहा है। माया अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और उस पर नजर बनाए रखी। जैसे ही गुंडे का हाथ माया के करीब पहुंचा, उसने बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया की। माया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि गुंडे की चीख निकल गई। इसके बाद उसने अपनी कोहनी से उसके सीने में फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। बाकी 4 गुंडे यह दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पतली सी लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। नेता ने गुस्से में आकर चिल्लाया कि तुम सब क्या देख रहे हो? बेवकूफों, उसे पकड़ो और खत्म कर दो। अब बाकी बचे 4 गुंडे एक साथ माया पर टूट पड़े। उन्होंने अपने अपने हथियार निकाल लिए थे और उसे जान से मारने मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की तरह लड़ रही थी। वह हवा में उछलकर किक मार रही थी और उनके हर हमले को बड़ी आसानी से नाकाम कर रही थी। उसका हर एक वार बिल्कुल सटीक और बेहद खतरनाक था, जो दुश्मनों को धूल चटा रहा था। इसी बीच आर्यन 35वीं मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। वह दरवाजे के पीछे छिपकर अंदर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने जो देखा वह उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी वह शांत और साधारण गुंडों से लड़ रही थी। उसकी फुर्ती और उसकी ताकत किसी आम इंसान की नहीं थी। आर्यन की आंखों में माया के लिए एक अजीब सी प्रशंसा और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह इस खूबसूरत और खतरनाक दृश्य में पूरी तरह से खो चुके थे। माया ने एक और गुंडे के हमले को चकमा दिया और उसके घुटने पर एक जोरदार प्रहार किया। वह आदमी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल 3 गुंडे बचे थे और उनके चेहरों पर अब डर साफ इंसान से पंगा ले लिया है। माया की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक और दृढ़ संकल्प मौजूद था। वह अपने दुश्मनों को संभलने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। गुंडों का नेता, जो अब तक पीछे खड़ा था, उसने चालाकी से माया के पीछे से हमला करने की कोशिश की। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था, जो ऑफिस की मंद रोशनी में भयानक रूप से चमक रहा था। कर सकें, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माया की इंद्रियां इतनी तेज थीं कि उसने पीछे से आने वाले खतरे को बिना देखे ही भांप लिया था और तुरंत नीचे झुक गई। चाकू माया के सिर के ठीक ऊपर से हवा को चीरता हुआ निकल गया। इससे पहले कि वह नेता संभल पाता, माया ने
अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए उसे जोर से नीचे गिरा दिया। नेता भारी आवाज के साथ फर्श पर गिरा और उसके सीने पर अपना पैर रख दिया और उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। अब वह पूरी तरह से बेबस हो चुका था। बाकी बचे दोनों गुंडे यह खौफनाक मंजर देखकर अपनी जगह पर ही पत्थर की तरह जम गए। माया ने नेता की आंखों में घूरते हुए कठोर स्वर में कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपने इन दोनों बेवकूफ साथियों से कहो कि वे अपने हथियार डाल दें और चुपचाप यहां से दफा हो। तुम में से कोई भी इस इमारत से सही सलामत बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी आवाज में गूंजती हुई चेतावनी ने बचे हुए दोनों गुंडों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने हथियार नीचे फेंक दिए। इसी समय आर्यन अपने छिपने की जगह से बाहर आ गए। उन्होंने ताली बजाते हुए अंदर प्रवेश किया और उनकी तालियों की आवाज उस शांत माहौल में गूंज उठी। माया ने अचानक मुड़कर देखा और आर्यन को वहां, लेकिन प्रभावशाली मुस्कान थी। उन्होंने माया की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि हमारी कंपनी ने एक आम कर्मचारी के रूप में एक खतरनाक और शानदार योद्धा को काम पर रखा है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। माया ने तुरंत अपनी पुरानी छवि में वापस आने की कोशिश की। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा कि सर, मैं बस अपना काम कर रही थी और कंपनी की संपत्ति की रक्षा करना मेरा फर्ज है, लेकिन धोखा खाने वाले नहीं थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, जहां अभी भी वह पुरानी आग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। आर्यन को यह एहसास हो गया कि यह लड़की कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि बहुत खास और रहस्यमयी है। कुछ ही देर में दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। सायरन की आवाज सुनकर जमीन पर पड़े गुंडों के चेहरों पर निराशा छा गई, क्योंकि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने अपना फोन निकाला और पुलिस कमिश्नर को सीधे मैसेज भेज, वे इस मामले को गंभीरता से लें। उन्होंने माया की तरफ देखा, जो अभी भी शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्यन के दिल में इस बहादुर लड़की के लिए एक गहरा आकर्षण और सम्मान पैदा हो चुका था, जो लगातार बढ़ रहा था। पुलिस की एक पूरी टीम भारी हथियारों के साथ 35वीं मंजिल पर पहुंची। वे वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि 5 भारी भरकम अपराधी बुरी तरह से घायल पड़े थे। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उन्हें हथकड़ ले जाने लगे। आर्यन ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि वे इन सभी से सख्ती से पूछताछ करें, ताकि असली अपराधी का पता चल सके। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वादा किया कि वे जल्द ही इस हमले के मास्टरमाइंड को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देंगे। जब पुलिस उन सभी अपराधियों को लेकर चली गई, तब पूरा ऑफिस फिर से बिल्कुल शांत हो गया। अब वहां केवल आर्यन और माया ही बचे थे, जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। आर्यन ने माया की तरफ कदम बढ़ाया। तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? माया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बताया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें अनकहे शब्दों की गूंज थी। पुलिस के जाने के बाद उस विशाल कार्यालय में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। टूटे हुए कांच के टुकड़े और बिखरा हुआ फर्नीचर उस भयानक संघर्ष की गवाही दे रहे थे जो थे, और उनकी नजरें माया के शांत चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के भीतर इतनी असीमित ताकत कैसे छिपी हो सकती है। माया ने गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को फिर से ठीक किया। वह जानती थी कि आज रात उसने अपनी वह पहचान उजागर कर दी है, जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती थी। आर्यन की भेदने वाली नजरें प्रयास किया। उसने अपनी डेस्क से अपना बैग उठाया और बहुत ही पेशेवर लहजे में कहा कि सर, अगर अब यहां मेरी कोई और आवश्यकता नहीं है, तो क्या मैं घर जा सकती हूं? आर्यन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा और बस उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि इतनी रात गए और ऐसी भयानक घटना के बाद तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दूंगा, और यह मेरा आदेश है। माया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यन के सख्त चेहरे और उनकी आंखों में मौजूद चिंता को देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा।
वह चुपचाप उनके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ चलने लगी। इमारत के बेसमेंट में स्थित पार्किंग की जगह पूरी तरह से सुनसान थी। आर्यन की शानदार काली गाड़ी वहां खड़ी थी, जो मंद रोशनी में बहुत ही प्रभावशाली लग रही थी। आर्यन ने आगे बढ़कर माया के लिए सामने वाला एक बहुत ही असामान्य बात थी। माया ने इस सम्मानजनक इशारे के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। आर्यन भी अपनी सीट पर बैठ गए और उन्होंने गाड़ी का इंजन चालू किया। माहौल में अभी भी तनाव था। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी और बाहर का दृश्य बहुत ही धुंधला लग रहा था। आर्यन बार बार स्टीयरिंग व्हील से अपनी उंगलियां रगड़ रहे थे। उनका दिमाग माया के बारे में अनगिनत सवालों से भरा हुआ था। इतनी बेहतरीन मार्शल आर्ट कहां से सीखी है और वह इस मामूली सी नौकरी में क्या कर रही है? लेकिन वह यह भी जानते थे कि माया आसानी से अपने राज नहीं खोलेगी। उन्हें बहुत ही सावधानी से बात करनी होगी। आर्यन ने आखिरकार खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि माया, तुमने आज रात जो बहादुरी दिखाई है वह सच में काबिले तारीफ है। अगर तुम वहां नहीं होती तो वे अपराधी हमारे सर्वर रूम को पूरी तरह से तबाह कर देते। जैसी थी जो मुझे काफी हैरान कर रही है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुमने यह सब कहां से सीखा है? उनकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम था। माया ने बाहर देखते हुए बहुत ही शांति से जवाब दिया कि मेरे पिता एक पुराने सैनिक थे और उन्होंने ही मुझे बचपन से आत्मरक्षा के गुण सिखाए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑफिस की नौकरी में मुझे इन कौशलों का इस्तेमाल करना। मुश्किल स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना पसंद करती हूं। उसने अपनी कहानी बहुत ही सादगी से बताई, लेकिन आर्यन को यह महसूस हो गया कि वह उनसे कुछ बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण सच छिपा रही है। आर्यन ने समझदारी दिखाते हुए इस विषय पर और ज्यादा दबाव नहीं डाला। वह एक चतुर व्यवसायी थे और जानते थे कि सही समय आने पर सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा कि आप नए प्रोजेक्ट पर है। मुझे लगता है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली में कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं जिन्हें तुरंत दूर करने की जरूरत है। मैं कल ही पूरी टीम के साथ इस पर एक विशेष बैठक करूंगा। माया ने आर्यन की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आपको अपने आसपास के लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं। इसी बीच गाड़ी एक छोटी सी और साधारण सी इमारत के सामने के एक बहुत ही सामान्य इलाके में स्थित था। आर्यन ने इमारत को देखा और उन्हें थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी प्रतिभाशाली लड़की ऐसी मामूली जगह पर क्यों रहती है। यह उसके रहस्य को और गहरा कर रहा था। माया ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मुझे सुरक्षित घर छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब, अच्छे से ख्याल रखना। माया ने सिर हिलाया और इमारत के अंदर चली गई। आर्यन तब तक वहीं रुके रहे जब तक कि वह पूरी तरह से उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। आर्यन जब अपने आलीशान घर पहुंचे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम को तुरंत फोन मिलाया और उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। विक्रम यह सुनकर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि यह उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। आर्यन ने कठोर स्वर में कहा कि मुझे कल सुबह तक उस हमलावर समूह के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और माया की पूरी पृष्ठभूमि की दोबारा जांच होनी चाहिए। अगली सुबह जब माया कार्यालय पहुंची तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे बीती रात कोई भयंकर तूफान आया ही न हो। सफाई कर्मचारियों ने रात भर मेहनत करके पूरी 35वीं मंजिल को साफ कर दिया था। माया अपनी डेस्क पर बैठी और उसने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शर्मीली और शांत अभिव्यक्ति थी। कोई भी सहकर्मी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कितनी खतरनाक और साहसी लड़की है। हालांकि पूरे कार्यालय में एक अजीब सी कानाफूसी चल रही थी। कर्मचारियों को पता चल गया था कि रात में कुछ गुंडे इमारत में घुसे थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उन गुंडों को रोकने वाली कोई
नहीं, बल्कि उनके बीच बैठी माया है। माया चुपचाप अपने काम में लगी रही और उसने किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। वह जानबूझकर खुद को इन सभी अफवाहों और फालतू की बातों से दूर रख रही थी। तभी माया के डेस्क पर रखा फोन जोर से बजा। यह आर्यन के निजी सचिव का फोन था, जिसने माया को तुरंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। माया ने गहरी सांस ली। से हार मानने वाले इंसान नहीं है और वह कल रात की घटना के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वह अपनी जगह से उठी और बहुत ही शांति से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। आर्यन का कार्यालय बहुत ही विशाल और आलीशान था, जिसकी बड़ी खिड़कियों से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता था। जब माया अंदर दाखिल हुई तो आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक नजरें उठाईं और माया को अंदर आने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, लेकिन उनकी आंखों में माया के लिए एक अजीब सी प्रशंसा और सम्मान स्पष्ट रूप से झलक रहा था, जिसे वह छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि कृपया बैठ जाओ माया। मैंने पुलिस से बात की है और उन्होंने बताया है कि वे अपराधी एक बहुत ही खतरनाक और पेशेवर गिरोह का हिस्सा हैं। उन्होंने हमारी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना। तुम कल रात वहां बहादुरी से उनका सामना नहीं करती तो आज हमारी कंपनी एक बहुत बड़े वित्तीय और तकनीकी संकट में फंस चुकी होती। मैं अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हें इस बहादुरी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माया ने अपनी नजरें नीची रखते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ कहा कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। यह मेरा फर्ज था कि मैं उस समय जो भी संभव हो वह करूं। मैंने केवल अपनी रक्षा की और का प्रयास किया। मैं बस अपना नियमित काम शांति से करना चाहती हूं और किसी भी तरह की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस छोटी सी इच्छा को जरूर समझेंगे। आर्यन अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलते हुए माया के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान करता हूं माया, लेकिन तुम भी यह अच्छी तरह से जानती हो थी। मुझे लगता है कि तुम्हें सुरक्षा दल में होना चाहिए ना कि किसी डाटा एंट्री की मामूली नौकरी में। तुम्हारी क्षमताएं बहुत अधिक हैं और मैं उन्हें इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। माया ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि मैं आपकी इस पेशकश के लिए बहुत आभारी हूं सर, लेकिन मैं अपनी वर्तमान स्थिति और काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैंने बहुत पहले ही हिंसा और टकराव से दूर रहने का फैसला कर बहुत अलग थी, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे मेरी इसी भूमिका में काम करने दें और मुझे किसी नई परेशानी में न धकेलें। आर्यन ने देखा कि माया का इरादा बहुत ही मजबूत है और वह आसानी से अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है माया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर कोई भी अनुचित पुरानी भूमिका में ही काम करना जारी रख सकती हो, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम जा सकती हो। माया ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और चुपचाप आर्यन के कार्यालय से बाहर निकल गई। उसके जाने के तुरंत बाद आर्यन के मोबाइल फोन की घंटी बजी। यह मुख्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम का फोन था, जिसने सुबह की गई जांच की रिपोर्ट देने की ने तुरंत फोन उठाया और बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि क्या उन्हें माया की पृष्ठभूमि के बारे में कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। विक्रम की आवाज फोन पर बहुत ही तनावपूर्ण और घबराई हुई लग रही थी। विक्रम ने गंभीर स्वर में बताया कि सर, हमने माया के सभी दस्तावेजों की बहुत ही बारीकी से जांच की है। उसके सारे कागज बिल्कुल सही और असली लगते हैं, जो किसी भी आम नागरिक के होते हैं। लेकिन जब हमने सेना और पुलिस के उच्च स्तरीय, हमें कुछ बहुत ही अजीब चीजें मिलीं। माया के नाम से पिछले 5 सालों का कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही सफाई से उसका सारा इतिहास मिटा दिया है। यह सुनकर आर्यन के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गए थे कि माया कोई साधारण लड़की नहीं है। कोई भी आम इंसान अपना इतिहास इस तरह से गायब नहीं कर सकता है। यह काम के रूप से अपनी पहचान छिपाकर यहां काम कर रही थी। आर्यन के मन में
अब उसके लिए आकर्षण के साथ साथ एक गहरा और सुलझने वाला रहस्य भी पूरी तरह से हावी होने लगा था। दूसरी ओर शहर के दूसरे हिस्से में एक शानदार हवेली के अंदर राज सिंघानिया बहुत गुस्से में बैठे थे। वह उसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक थे जिसने कल रात आर्यन की कंपनी पर हमला करवाया था। उनके चुका था। उनके सामने उनका सबसे खास गुर्गा सिर झुकाकर खड़ा था और कांप रहा था। राज को अपनी इस शर्मनाक हार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी योजना इस तरह विफल हो गई। राज ने अपना गिलास जोर से दीवार पर दे मारा और वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह इमारत पूरी तरह से असुरक्षित है। फिर मेरे 5 सबसे बेहतरीन आदमियों को पुलिस की पूरी घटना की एक एक जानकारी चाहिए कि वहां असल में हुआ क्या था। क्या आर्यन ने कोई निजी सेना बुला ली थी या पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी? मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए। गुर्गे ने डरते डरते जवाब दिया कि मालिक, हमारे आदमियों ने बताया है कि वहां कोई भी पुलिस या सुरक्षा बल नहीं था। जब वे अंदर घुसे तो वहां सिर्फ एक अकेली लड़की मौजूद थी जो कंपनी में काम करती। पीटा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वह लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रही थी। उसने पलक झपकते ही हमारे सारे आदमियों को गिरा दिया। राज सिंघानिया यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें अपनी कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की ने उनके सबसे बेहतरीन और खूंखार आदमियों को हरा दिया है। उनके चेहरे पर एक उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। पता लगाओ कि वह कौन है और आर्यन की कंपनी में उसका असली काम क्या है। यह खेल अब बहुत ही दिलचस्प हो गया है। उधर ऑफिस में काम करते हुए माया को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस पर लगातार नजर रख रहा है। उसने चुपचाप अपनी आंखें उठाईं और चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। हालांकि उस थी कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि वह और भी ज्यादा करीब आ चुका है। उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ गुप्त कमांड टाइप किए और एक विशेष सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ने का पूरा प्रयास किया। माया की उंगलियां बहुत ही तेजी से चल रही थीं और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक काला बॉक्स खुल गया। उसने एक बहुत ही जटिल पासवर्ड दर्ज किया और एक गुप्त सर्वर में प्रवेश किया। वहां उसने अपने एक पुराने संपर्क को संदेश भेजा, प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। उसे यकीन था कि कल रात का हमला केवल एक शुरुआत थी और आर्यन की कंपनी पर बहुत जल्द कोई बड़ा और भयानक संकट आने वाला है। उसी समय आर्यन अपने कार्यालय के कांच से माया को लगातार देख रहे थे। वह देख रहे थे कि कैसे यह रहस्यमयी लड़की अपने काम में पूरी तरह से मग्न है। उनके दिल में माया के लिए जो भावनाएं पैदा हो रही, लड़की की रक्षा करना चाहते थे और साथ ही उसका असली सच भी जानना चाहते थे। आर्यन ने मन ही मन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कर लिया था जो सब बदल देगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन के दिमाग में केवल माया का ही विचार घूम रहा था। वह अपने कार्यालय में बैठे हुए लगातार उन रिपोर्टों को पढ़ रहे थे जो उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें सौंपी थीं। हर एक रिपोर्ट उसका कोई भी अतीत नहीं है। आर्यन ने अपने सबसे विश्वस्त और शक्तिशाली संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश की राजधानी में बैठे कुछ पुराने मित्रों को भी इस मामले की गहराई से जांच करने का महत्वपूर्ण काम सौंप दिया। राजधानी से जो जवाब आर्यन को मिला उसने उनकी चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उनके सूत्र ने बताया कि जिस लड़की की वह तलाश कर रहे हैं उसका प्रोफाइल सरकार के सबसे सुरक्षित सर्वर में छिपा हुआ है। इस सर्वर तक की पहुंच होती है। इसका सीधा मतलब यह था कि माया पहले किसी बहुत ही खतरनाक और गुप्त सरकारी मिशन का हिस्सा रही होगी। आर्यन को अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि माया उनके लिए काम करने वाली कोई साधारण लड़की बिल्कुल नहीं है। इस जानकारी ने आर्यन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि एक पूर्व खुफिया एजेंट उनकी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी बनकर क्यों काम कर रही है। क्या वह किसी गुप्त मिशन पर है, कोशिश कर रही है? आर्यन ने फैसला किया कि वह माया से सीधा सवाल नहीं पूछेंगे,
क्योंकि इससे वह सतर्क हो सकती है। वह अब उसके हर कदम पर नजर रखेंगे और धीरे धीरे उसकी सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ राज सिंघानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल चुकी थीं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। उनका घमंड इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक अकेली लड़की ने को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। राज ने अपने कार्यालय में टहलते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं और कसम खाई कि वह इस लड़की और आर्यन दोनों को बर्बाद कर देंगे। उनका काला दिमाग एक नई और ज्यादा खतरनाक साजिश रचने में पूरी तरह से व्यस्त था। राज ने अपने सबसे वफादार और खतरनाक हत्यारे को अपने पास बुलाया, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता था और उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। राज ने पूरा विवरण लाने का आदेश दिया। राज चाहते थे कि वे अगली बार पूरी तैयारी के साथ हमला करें, ताकि उनके दुश्मनों को संभलने का एक भी मौका न मिल सके। इस बार उनकी योजना केवल डेटा चुराने की नहीं बल्कि जान लेने की थी। ऑफिस में माया बिल्कुल शांत और पेशेवर तरीके से अपना रोजमर्रा का काम कर रही थी। वह जानती थी कि आर्यन उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी इसका आभास नहीं होने दिया। वह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा बहुत ही कम बातचीत करती थी। माया का यह दोहरा जीवन उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसने सालों तक यही काम किया था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अपनी भावनाओं को कैसे छिपाना है और एक साधारण इंसान की तरह कैसे व्यवहार करना है। माया को इस बात का पूरा एहसास था कि उस रात की घटना के बाद खतरे के बादल अभी छंटे नहीं हैं। उसकी तीव्र इंद्रियां हर पल चौकन्नी रहती थीं और वह कार्यालय में आने जाने वाले हर नए व्यक्ति का सूक्ष्मता से निरीक्षण। न कोई उस पर दूर से नजर रख रहा है, हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पूरी तरह से बेखबर है। वह अपने दुश्मनों को यह भ्रम देना चाहती थी कि वह डरी हुई है, ताकि वे कोई गलती कर बैठें। दोपहर के समय आर्यन अपने कार्यालय से बाहर निकले और जानबूझकर माया के विभाग की ओर चल पड़े। उनके कदम बहुत ही सधे हुए थे और उनका ध्यान पूरी तरह से माया पर केंद्रित था। जब वह माया की डेस्क के पास पहुंचे, माया की उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत ही तेजी से चल रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। आर्यन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या उसे इस नई परियोजना के डेटा को व्यवस्थित करने में कोई खास परेशानी तो नहीं हो रही है। माया ने अपना काम रोका और बहुत ही विनम्रता के साथ आर्यन की ओर देखा। उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में जवाब दिया कि नहीं सर, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और मैं समय पर पूरा काम खत्म। लेकिन माया की नजरें बहुत ही शांत और स्थिर थीं। आर्यन ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हें कभी भी किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता हो तो तुम सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा काम कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माया ने केवल सिर हिलाकर आर्यन की बात पर अपनी सहमति जताई और दोबारा अपने काम में लग गई। आर्यन वहां कुछ पल और खड़े रहे और फिर धीरे से वहां से चले गए। उन्हें एहसास हो गया था कि माया के इर्द गिर्द नहीं होगा, लेकिन आर्यन भी आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं थे। उनके भीतर की चुनौती उन्हें माया के और भी करीब जाने के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। वह इस रहस्यमय दीवार को हर हाल में गिराना चाहते थे। राज सिंघानिया का भेजा हुआ जासूस विक्रम आर्यन की कंपनी के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठा था। वह एक साधारण नागरिक की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी तेज नजरें इमारत के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थीं, जिससे वह सुरक्षा गार्डों की बातचीत को बहुत ही आसानी से सुन सकता था। विक्रम ने बहुत ही बारीकी से माया के आने और जाने के समय को नोट किया। वह उसके हर एक कदम की पूरी जानकारी इकट्ठा करके अपने मालिक को भेजना चाहता था। शाम होते ही विक्रम ने राज सिंघानिया को फोन किया और पूरी रिपोर्ट विस्तार से दी। उसने बताया कि लड़की बहुत ही साधारण जीवन जी रही है और काम के बाद सीधे अपने घर जाती है। राज ने विक्रम की बात सुनकर एक आदेश दिया कि अब समय आ गया है कि वे उस लड़की के घर के आसपास अपना जाल बिछाएं। राज का मानना था कि अगर वे माया को कमजोर कर देंगे
तो आर्यन की कंपनी अपने आप ही उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। कार्यालय का समय खत्म होने के बाद माया ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ी। आज उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि बाहर कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसने अपनी चाल को उसका दिमाग एक बहुत ही सटीक और खतरनाक योजना बना रहा था। वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी कि राज सिंघानिया जैसे लोग एक बार हारने के बाद चुपचाप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और वे जरूर हमला करेंगे। जब माया इमारत से बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि एक काली रंग की कार उसका लगातार पीछा कर रही है। उसने घबराने के बजाय अपनी गति को एक समान बनाए रखा और जानबूझकर सुनसान रास्तों की ओर मुड़ गई। वह अपने बहुत ही आसान शिकार है, लेकिन असल में वह उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जा रही थी जहां वह आसानी से उनसे निपट सके। उसका दिल बिल्कुल शांत था और वह अपनी हर एक चाल को बहुत ही सावधानी से सोच समझकर चल रही थी। आर्यन अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहे थे जब उन्होंने माया को इमारत से बाहर निकलते हुए देखा। उनकी पारखी नजरों ने भी उस काली कार को पहचान लिया जो माया का पीछा कर रही थी। आर्यन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। माया बहुत बड़े खतरे में है। उन्होंने तुरंत अपनी चाबियां उठाईं और तेजी से लिफ्ट की ओर दौड़े। वह किसी भी कीमत पर माया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों को भी सचेत कर दिया और उन्हें तुरंत अपनी गाड़ी तैयार रखने को कहा। माया एक पुराने और वीरान गोदाम के पास पहुंची जो शहर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में स्थित था। उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और एक संकरी गली में प्रवेश किया जहां कार का जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। विक्रम, जो कार चला रहा था, रोकी और अपने दो साथियों के साथ बाहर निकल आया। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और धीरे धीरे उस संकरी गली की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि माया अब उनके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। गली के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ने का स्पष्ट इशारा किया। तभी उन्हें एक डिब्बे के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। वे सब उन्होंने अपनी बंदूकें तान लीं, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। विक्रम को अचानक अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडी और तेज धार वाली वस्तु महसूस हुई। माया उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी चाल का किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ था। माया ने विक्रम के कान में बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि तुम लोग बहुत ही खराब शिकारी हो। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि शिकार करने से पहले हमेशा अपने पीछे जरूर देखना चाहिए? और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। माया ने एक ही झटके में विक्रम को जमीन पर गिरा दिया और उसके दूसरे साथी की ओर छलांग लगा दी। अंधेरे में माया की चालें इतनी तेज और सटीक थीं कि दुश्मन कुछ भी समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। इससे पहले कि दूसरा गुंडा अपनी बंदूक चला पाता, माया ने उसके हाथ पर एक जोरदार किक मारी और बंदूक दूर जा गिरी। उसने अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे वह तुरंत ही बेहोश होकर हटने लगा था। माया ने उसे भागने का कोई भी मौका नहीं दिया और दौड़कर उसकी टांगों पर प्रहार किया। वह भी चीखता हुआ नीचे गिर गया। माया ने तीनों को बहुत ही कम समय में पूरी तरह से धूल चटा दी थी। इसी बीच आर्यन अपनी तेज रफ्तार कार से उस इलाके में पहुंच चुके थे। उन्होंने उस काली कार को देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। वह तेजी से बाहर निकले और उस संकरी गली की ओर दौड़ पड़े। जब वह अंदर पहुंचे वाला था, माया बिल्कुल शांत और सुरक्षित खड़ी थी, जबकि तीन खतरनाक गुंडे जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे। आर्यन की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और स्पष्ट राहत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। आर्यन ने माया के पास जाकर बहुत ही चिंतित स्वर में पूछा कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो माया? मुझे जैसे ही लगा कि तुम किसी बड़े खतरे में हो, मैं तुरंत यहां आ गया। माया ने आर्यन को देखकर थोड़ी सी हैरानी जताई, लेकिन फिर उसने अपने अनुसार ही शांत स्वर में जवाब दिया। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, और मुझे इन मामूली गुंडों से निपटने में कोई भी खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर यहां क्यों आए? आर्यन ने
माया की आंखों में गहराई से देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम मेरी कंपनी का हिस्सा हो और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें। आर्यन की आंखों में एक सच्ची फिक्र और गहरी भावना को महसूस किया जो केवल एक मालिक की नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने आर्यन से कहा कि हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। आर्यन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें उस जगह की पूरी जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उन तीनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने आर्यन और माया से कुछ जरूरी सवाल पूछे और मामले की पूरी जांच करेंगे। आर्यन ने माया को अपनी कार में बैठने का इशारा किया। इस बार माया ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उनके साथ जाकर बैठ गई। कार एक बार फिर शहर की चौड़ी और सुनसान सड़कों पर तेज गति से दौड़ने लगी। कार के अंदर बहुत ही गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार का माहौल पहले से थोड़ा अलग था। आर्यन समझ चुके थे कि माया कोई ऐसा राज छिपा रही है जो बहुत ही खतरनाक है और राज सिंघानिया जैसे लोग उसके पीछे पड़े हैं। उन्होंने मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अतीत क्या है और मैं तुम्हें उसे बताने के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम अकेली नहीं हो और हम इस खतरे का सामना पूरी तरह से मिलकर ही करेंगे। माया ने आर्यन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और उसका दिल थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था। सालों से वह अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ती आ रही थी और उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन आर्यन का यह व्यवहार उसके मन में था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा कि ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है सर। मेरे दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हैं और वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्यन ने बहुत ही दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मुझे किसी भी खतरे से कोई डर नहीं लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और मैं राज सिंघानिया जैसे घमंडी लोगों को ताकत और बुद्धिमानी से उनके हर एक नापाक इरादे को पूरी तरह से विफल कर देंगे। तुम्हें बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना होगा और हम एक बहुत ही बेहतरीन टीम बनकर काम करेंगे। आर्यन की बातों में एक अनोखी और बहुत ही मजबूत सच्चाई छलक रही थी। माया ने अपना सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि इस बड़ी कॉरपोरेट लड़ाई में उसे एक समझ के बीच अब एक अलिखित समझौता हो चुका था कि वे राज सिंघानिया की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देंगे। गाड़ी जब माया के घर के सामने रुकी तो दोनों के मन में आने वाले कल के लिए एक बहुत ही मजबूत और पक्का संकल्प था। आर्यन ने माया को सुरक्षित घर में जाते हुए देखा और फिर अपनी कार को वहां से आगे बढ़ा लिया। उनका दिमाग अब पूरी तरह से एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका था। उन्हें मालूम था कि राज सिंघानिया इस नई हार के बड़ा धमाका करने की कोशिश करेगा। आर्यन ने अपनी कार में बैठे ही अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को कई महत्वपूर्ण संदेश भेजे। उन्होंने कंपनी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही सख्त आदेश पारित कर दिया। राज सिंघानिया को जब विक्रम और उसके साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसने गुस्से में अपना सारा सामान फेंक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह एक पागल इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे लगा था से हटा देगा, लेकिन उसका यह दांव भी पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। राज ने अपने सबसे बड़े और भ्रष्ट संपर्कों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वह सीधा आर्यन की कंपनी की जड़ों पर एक बहुत ही विनाशकारी प्रहार करेगा। रात का अंधेरा अब और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था और पूरा शहर एक भयानक तूफान के आने से पहले की शांति में डूबा हुआ था। माया अपने छोटे से कमरे में बैठी हुई अपने हथियारों की अच्छी तरह से सफाई कर रही थी। मुश्किल और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। वह अपने पुराने और खतरनाक रूप में पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। वह आर्यन की रक्षा करने और राज सिंघानिया के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अगली सुबह जब आर्यन अपने कार्यालय पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। उन्हें मालूम था
कि राज सिंघानिया चुपचाप हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और वे जरूर कोई बड़ी चाल चलेंगे। आज कंपनी के प्रोजेक्ट की एक बहुत ही बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली थी। आर्यन ने अपनी टीम को पहले ही पूरी तरह से सतर्क कर दिया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस बैठक के आसपास नहीं होना चाहिए। उनका दिमाग हर संभावित खतरे का विश्लेषण कर रहा था। माया भी अपनी जगह पर बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फाइलों पर नहीं था। उसने अपनी विशेष तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के मुख्य नेटवर्क में कुछ सुरक्षा उपकरण लगा दिए थे। वह जानती थी कि दुश्मन लड़ाई के बजाय डिजिटल तरीके से हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल बत्ती चमकने लगी, जो किसी बाहरी घुसपैठ का स्पष्ट संकेत दे रही थी। माया की उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चलने लगीं ताकि वह उस खतरे को तुरंत रोक सके। उसने देखा कि कोई बहुत ही शातिर हैकर कंपनी के सबसे नए और गुप्त प्रोजेक्ट के सर्वर में घुसने का प्रयास कर रहा है। यह वही प्रोजेक्ट था जो आर्यन की कंपनी को बाजार में सबसे आगे ले जाने वाला था। अगर यह डेटा चोरी हो जाता तो का भारी नुकसान उठाना पड़ता। माया ने तुरंत उस हैकर का रास्ता ब्लॉक कर दिया और डेटा को एक बहुत ही सुरक्षित और छिपे हुए सर्वर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उसे यह सब बहुत ही खामोशी और पूरी सावधानी के साथ करना था। अपना काम पूरा करने के बाद माया अपनी जगह से उठी और सीधे आर्यन के कार्यालय की ओर तेजी से बढ़ने लगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह मामला सिर्फ एक मामूली घुसपैठ का नहीं है, बल्कि यह पहुंची तो आर्यन के सचिव ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। लेकिन माया ने सचिव की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अंदर प्रवेश कर गई। आर्यन और उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी माया को इस तरह अचानक अंदर आते देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। आर्यन ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन माया की आंखों में मौजूद गंभीरता को देखकर वह तुरंत समझ गए, लेकिन सख्त आवाज में कहा कि मुझे माफ करें सर, लेकिन हमारे मुख्य सर्वर पर एक बहुत ही भयानक साइबर हमला हुआ है। दुश्मनों ने हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सारे डेटा को चुराने की पूरी कोशिश की थी, जिसे मैंने अभी अभी विफल किया है। यह खबर सुनते ही कमरे में बैठे सभी अधिकारियों के बीच भारी अफरातफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। वे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और घबराहट में आपस में तेज आवाज में बात करने लगे। आर्यन ने अपना निर्देश दिया। उन्होंने माया की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए पूछा कि क्या हमारा सारा डेटा अभी पूरी तरह से सुरक्षित है या कुछ जानकारी दुश्मनों के हाथ लग चुकी है। उनकी आवाज में एक अजीब सी चिंता और तनाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। माया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें सर, क्योंकि हमारा डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने उस हैकर को सर्वर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया था और अब सारा महत्वपूर्ण डेटा एक नए और छिपे दिया गया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमला किसी बहुत ही अंदरूनी व्यक्ति की मदद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अपनी ही कंपनी में कोई गद्दार मौजूद है जो दुश्मनों को सारी गोपनीय जानकारी लगातार दे रहा है। यह सुनकर कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया और सभी अधिकारी शक की नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर गद्दारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। घोषणा की और सभी को अपने अपने काम पर वापस लौटने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने माया को वहीं रुकने का इशारा किया, क्योंकि वह इस गंभीर मामले पर केवल उसी के साथ अकेले में विस्तार से चर्चा करना चाहते थे। उन्हें अब माया पर पूरा भरोसा था। जब कमरे में केवल वे दोनों ही रह गए तो आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने माया की तरफ देखा और बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि हमारी कंपनी में कोई मेज पर कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे जो उसने हैकर के सिस्टम से बड़ी चालाकी से निकाले थे। उसने बताया कि हैकर ने जो पासवर्ड इस्तेमाल किया था वह केवल कंपनी के 3 सबसे उच्च अधिकारियों के पास ही मौजूद था। यह एक बहुत ही पक्का सबूत था। आर्यन ने उन कागजातों को बहुत ही ध्यान से पढ़ा
और उनका गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। उन 3 लोगों में से एक उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त भी शामिल था, जिसने उनके साथ मिलकर इस कंपनी की लालच में कोई अपना इस तरह से धोखा दे सकता है। उन्होंने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर मारी, जिससे सारा सामान हिल गया। माया ने बहुत ही शांति से उन्हें समझाया कि अब भावनाओं में बहने का समय बिल्कुल भी नहीं है। माया ने कहा कि राज सिंघानिया हमारे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। वह चाहता है कि हम आपस में लड़कर कमजोर पड़ जाएं और वह आसानी से हमारी कंपनी पर पूरी तरह से कब्जा। उसका इस्तेमाल राज को गलत जानकारी देने के लिए करना चाहिए। आर्यन ने माया की इस चतुर रणनीति को सुना और वह उसकी कुशाग्र बुद्धि से पूरी तरह से प्रभावित हो गए। उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया और योजना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और झूठी योजना बनानी शुरू कर दी ताकि दुश्मन को फंसाया जा सके। आर्यन ने कुछ ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार किए जिनमें कंपनी के एक नकली प्रोजेक्ट की जानकारी बहुत ही विस्तार से दी गई थी। कौशल दिखाते हुए इन दस्तावेजों को उसी सर्वर पर डाल दिया जहां गद्दार की पहुंच सबसे आसान थी। यह एक बहुत ही खतरनाक खेल था जिसमें एक छोटी सी गलती भी उनके लिए बहुत ही भारी और विनाशकारी साबित हो सकती थी। कुछ ही घंटों के भीतर उनकी यह बेहतरीन योजना बहुत ही शानदार तरीके से काम करने लगी थी। कंपनी के उस छुपे हुए गद्दार ने उस सारे फर्जी डेटा को तुरंत डाउनलोड किया और सीधे राज सिंह की हर एक डिजिटल हरकत को बहुत ही साफ तरीके से लाइव ट्रैक कर रही थी। उसने आर्यन को दिखाया कि कैसे दुश्मन ने उनके द्वारा बिछाए गए इस खूबसूरत जाल को बहुत ही खुशी खुशी निगल लिया है। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस खतरनाक मिशन के दौरान आर्यन और माया एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। उनके बीच की दूरी अब काफी कम हो चुकी थी और वे एक बेहतरीन टीम की तरह काम कर रहे थे। आर्यन को माया की तीक्ष्ण बुद्धि और हिम्मत मिल रही थी, वहीं माया भी आर्यन के निडर फैसलों और उनके नेतृत्व करने की गजब की क्षमता की मन बहुत तारीफ करने लगी थी। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक गहरा विश्वास जन्म ले चुका था। राज सिंघानिया अपनी शानदार हवेली में बैठकर उस फर्जी रिपोर्ट को पढ़कर खुशी से पूरी तरह झूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें आर्यन की कंपनी की सबसे बड़ी और कमजोर नस मिल गई है, जिसे दबाकर बड़े निवेशकों और वकीलों की एक बहुत ही आपातकालीन बैठक बुलाई। उनकी योजना थी कि वे इस नकली जानकारी का इस्तेमाल करके बाजार में आर्यन की कंपनी के सारे शेयर रातों रात पूरी तरह से गिरा देंगे। उनका घमंड अब अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन राज सिंघानिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि वह खुद एक बहुत ही बड़े और गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रहे हैं। माया ने उस फर्जी डेटा में एक ऐसा बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर वायरस छिपा दिया था जो राज के लोग उस डेटा को अपने मुख्य सर्वर पर खोलेंगे, वह वायरस उनके पूरे सिस्टम को बुरी तरह से तबाह कर देगा। माया बहुत ही शांति से अपने कंप्यूटर पर उस उल्टी गिनती को देख रही थी जो तबाही का संकेत दे रही थी। शाम का समय हो चुका था और कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन आर्यन और माया अभी भी उसी कमरे में बैठे हुए उस अंतिम पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने माया के लिए कॉफी बनाई दिया। माया ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और दोनों के बीच एक बहुत ही आरामदायक और सुकून भरी खामोशी छा गई। वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि आज की रात बहुत सी चीजों का एक बड़ा और अंतिम फैसला कर देगी। ठीक 8 बजे माया के कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ी और हरी रंग की रोशनी चमकी। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांति से एंटर का बटन दबा दिया। यह वह पल था जब वायरस पूरी तरह से सक्रिय हो काम शुरू कर चुका था। आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और माया के बिल्कुल पीछे आकर स्क्रीन को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। कुछ ही सेकंड में राज की कंपनी के सारे सुरक्षा फायरवॉल एक एक करके गिरना शुरू हो गए। राज सिंघानिया के कार्यालय में चारों तरफ भारी चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि उनके सारे कंप्यूटरों ने अचानक से काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। स्क्रीन पर केवल एक ही संदेश चमक रहा था, जिसमें लिखा था कि आपका सारा डेटा पूरी तरह
राज को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ यह भयानक हादसा कैसे हो गया। उन्होंने अपने सारे तकनीकी विशेषज्ञों को तुरंत बुलाया, लेकिन कोई भी उस बेहद ही खतरनाक वायरस का तोड़ नहीं निकाल पा रहा था। वे सब लाचार थे। आर्यन ने माया की ओर बहुत ही गहरी और प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा कि तुमने आज जो कमाल किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। तुमने बिना कोई हथियार उठाए ही हमारे सबसे बड़े और खतरनाक के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब हमारी बेहतरीन टीम वर्क का ही एक शानदार नतीजा है। अगर आपने वह फर्जी दस्तावेज इतनी चतुराई से नहीं बनाए होते तो हमारा दुश्मन इस जाल में कभी भी इतनी आसानी से नहीं फंसता। खुशी के इस महान पल में आर्यन ने बहुत ही भावुक होकर माया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माया को एक पल के लिए बहुत ही अजीब और झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर उसने अपना हाथ नहीं खींचा। आर्यन के हाथों की गर्माहट उसे एक बहुत ही अजीब सी सुरक्षा, सुकून का शानदार एहसास दिला रही थी। उन्होंने माया से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रहस्यमयी अतीत क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे और मेरी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और अनमोल हो चुकी हो। माया ने अपनी नजरें धीरे से नीचे कर लीं, क्योंकि उसके दिल में भी आर्यन के लिए कुछ बहुत ही नई और कोमल भावनाएं जन्म ले रही थीं। लेकिन तभी उन्हें अचानक याद आया कि अभी उनका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अधिकारी को एक बहुत ही कड़ा आदेश दिया कि उस गद्दार अधिकारी को बिना किसी शोर शराबे के तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। वे उसे पुलिस को सौंपने से पहले उससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे राज उगलवाना चाहते थे। कुछ ही देर में सुरक्षा गार्ड उस गद्दार अधिकारी को आर्यन के कार्यालय में खींचते हुए ले आए। वह बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। आर्यन ने उसे बहुत ही सख्त और ठंडी आवाज में चेतावनी दी कि अगर उसने नहीं बताया तो उसके सारे किए धरे की बहुत ही भयानक सजा उसे मिलेगी। उस आदमी ने कांपते हुए तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया और बताया कि राज सिंघानिया ने उसे बहुत बड़ी रकम का लालच देकर यह सब करवाया था। आर्यन ने बिना किसी दया के तुरंत पुलिस को फोन किया और उस गद्दार को सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना पूरी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा और सख्त संदेश था कि गद्दारी करने वालों का अंत है। अब आर्यन की कंपनी के अंदर से राज सिंघानिया की सारी आंखें और कान पूरी तरह से बंद हो चुके थे। वे दोनों इस पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण जीत पर बेहद ही खुश और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहे थे, लेकिन वे इस बात से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ थे कि राज सिंघानिया जैसा खतरनाक सांप घायल होने के बाद और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। राज अपने इस भारी नुकसान और अपमान को कभी भी इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। और ही दिन शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह की तरफ से एक बहुत ही भव्य पार्टी का शानदार निमंत्रण आर्यन को प्राप्त हुआ। इस पार्टी में शहर के सारे बड़े व्यापारी और अमीर लोग भारी संख्या में शामिल होने वाले थे। माया ने उस निमंत्रण पत्र को बहुत ही ध्यान से देखा और उसके मन में एक बहुत ही गहरी और अजीब सी शंका पैदा हो गई। उसने आर्यन से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि राज सिंघानिया भी इस बड़ी पार्टी में जरूर मौजूद होगा। वह जानता है कि हम अपनी कंपनी में पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए वह हमें बाहर निकालकर एक खुले मैदान में शिकार करना चाहता है। आर्यन ने माया की इस बहुत ही तार्किक और बुद्धिमानी भरी बात से पूरी तरह सहमति जताई। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि अगर यह एक बिछाया हुआ जाल है तो भी हमें इस पार्टी में जरूर जाना चाहिए। अगर हम डरकर पीछे हट गए तो दुनिया और हमारे निवेशकों को लगेगा कि हम राज सिंघानिया की ताकत से पूरी तरह दुश्मनों को उनकी ही बिछाई हुई शतरंज की बिसात पर करारी मात देनी होगी और उन्हें उनकी असली और सही जगह दिखानी होगी। माया ने आर्यन के इस शानदार आत्मविश्वास को देखा और उसके मन में आर्यन के लिए एक बहुत ही गहरा सम्मान पैदा हो गया। आर्यन ने धीरे से आगे बढ़कर माया की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रस्ताव उसके सामने रखा। उन्होंने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा कि क्या तुम इस बेहद खतरनाक और महत्वपूर्ण पार्टी में मेरी चलोगी? माया यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी भी इतने बड़े और भव्य आयोजन में शामिल होने की कल्पना नहीं की थी।
लेकिन वह आर्यन को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उसने हां कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अब उन दोनों ने इस बड़ी पार्टी के लिए अपनी एक खास और मजबूत रणनीति बनानी शुरू कर दी थी, ताकि कोई चूक न हो। माया ने अपने सभी गुप्त हथियारों को सफाई से अपने बेहद खूबसूरत परिधान में छिपाने का, एक टीम को भी पार्टी के बाहर पूरी तरह से मुस्तैद रहने का एक सख्त और कड़ा आदेश दे दिया था। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वे एक ऐसे भयानक चक्रव्यूह में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। पार्टी की वह बहुप्रतीक्षित और भयानक रात आखिरकार आ ही गई, जिसने शहर के सारे अमीर लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था। माया एक बहुत ही खूबसूरत और काले रंग के गाउन में तैयार होकर जब बाहर आई और उसकी आंखों में मौजूद उस जानलेवा चमक ने आर्यन के दिल की धड़कनों को बहुत ज्यादा तेज कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और इस अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने के लिए उस भव्य पार्टी की ओर निकल पड़े। जब आर्यन और माया की शानदार कार उस विशाल और जगमगाते हुए होटल के मुख्य द्वार पर आकर रुकी, तो सभी की नजरें उन पर टिक गईं। होटल को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था और वहां शहर के सारे अमीर और से कार का दरवाजा खोला और माया का हाथ थामकर उसे बाहर निकाला। काले रंग के उस बेहद खूबसूरत गाउन में माया किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी और हर कोई बस उसी को ही बहुत हैरानी से देख रहा था। हॉल के अंदर का नजारा किसी बहुत ही बड़े और शाही उत्सव जैसा था, जहां शराब और संगीत का खुमार हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन माया की तेज और पारखी नजरें इस झूठी चमक दमक के पीछे छिपे हुए असली और भयानक के हर एक कोने का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया और सुरक्षा कैमरों की सटीक स्थिति का पूरा अंदाजा लगा लिया। आर्यन भी बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में भी राज सिंघानिया से निपटने की बेहतरीन योजना चल रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए राज सिंघानिया उनके सामने आकर खड़े हो गए और उनके चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और घमंडी मुस्कान थी। राज ने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बहुत ही बनावटी और मीठी आवाज में माया की तरफ एक बहुत ही गंदी और अजीब सी नजर डाली, जिससे आर्यन का खून पूरी तरह से खौलने लगा था। लेकिन आर्यन ने खुद पर पूरा नियंत्रण रखा और राज के हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़कर उन्हें अपनी शानदार ताकत का स्पष्ट एहसास कराया। राज सिंघानिया ने हंसते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस पार्टी में आने की इतनी बड़ी हिम्मत जुटा पाओगे। तुम्हारा वह हालिया साइबर सुरक्षा का खेल बहुत ही शानदार था, लेकिन यह मत भूलो कि असली खेल तो मैं। आर्यन ने बहुत ही शांत और तीखे स्वर में जवाब दिया कि मैं चुनौतियों से कभी नहीं डरता और तुम्हारे जैसे गद्दारों को उनकी सही जगह दिखाना मेरा शौक है। इस छोटे से संवाद में ही दोनों के बीच की गहरी और भयानक दुश्मनी साफ झलक रही थी। राज ने अपनी कुटिल नजरें माया पर टिका दी और बहुत ही अपमानजनक लहजे में कहा कि यह तुम्हारी नई और बेहद खूबसूरत सहायक कौन है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बैठकों में इतनी साधारण सी दिखने वाली लड़कियों को भी। राज की इन चुभने वाली बातों का कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया और वह बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी भयानक और ठंडी चमक थी जिसे देखकर राज सिंघानिया का घमंडी दिल भी एक पल के लिए कांप उठा था। आर्यन ने तुरंत राज की बात को काटते हुए बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि माया मेरी कंपनी की सबसे बेहतरीन और सबसे काबिल अधिकारी है। तुम्हारी जैसी छोटी और घटिया सोच रखने वाले इंसान कभी भी उसकी असली अहमियत। आर्यन की इन बातों ने राज को बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ा दिया और उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। राज ने वहां से जाते हुए एक बहुत ही भयानक और खतरनाक धमकी दी कि आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाली है। राज के जाने के बाद माया ने महसूस किया कि पार्टी में मौजूद कुछ वेटर बहुत ही अजीब और संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उनके कपड़े तो वेटरों जैसे थे, लेकिन उनके चलने का अंदाज और उनकी सतर्क निगाहें पूरी तरह से प्रशिक्षित जैसी थीं। माया ने धीरे से आर्यन के करीब आकर उनके कान में फुसफुसाते हुए इस नए और भयानक खतरे के बारे में पूरी जानकारी दी। आर्यन ने भी उन लोगों को ध्यान से देखा और समझ गए कि राज सिंघानिया ने उन्हें चारों तरफ से घेरने का जाल बिछा दिया है।
अचानक पार्टी का संगीत बंद हो गया और मुख्य हॉल की सारी भारी और बड़ी लाइटें एक साथ पूरी तरह से बुझ गईं। केवल कुछ मंद और पीली रोशनियां ही जल रही थीं, जिससे पूरे हॉल में एक बहुत ही डरावना और भयानक माहौल, भारी घबराहट और भयानक अफरातफरी मच गई और वे सभी मुख्य दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगे। लेकिन राज सिंघानिया के आदमियों ने सारे दरवाजों को बहुत ही मजबूती से बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर न जा सके। इस भारी भगदड़ और भयानक शोर शराबे के बीच माया ने आर्यन का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उन्हें एक सुरक्षित कोने की तरफ खींचा। उसने देखा कि राज सिंघानिया के वे खतरनाक हथियारबंद गुंडे भीड़ को चीरते हुए सीधे उन्हीं की तरफ रहे हैं। उनका स्पष्ट लक्ष्य केवल आर्यन और माया को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था और वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। माया ने अपने गाउन में छिपे हुए उस छोटे लेकिन बेहद ही खतरनाक चाकू को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। सबसे पहला गुंडा जैसे ही आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, माया बिजली की तेजी से उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपने चाकू के पिछले हिस्से से उस गुंडे की गर्दन पर एक बहुत ही सटीक और भयानक प्रहार पड़ा। माया की यह शानदार फुर्ती और गजब की ताकत देखकर बाकी गुंडे एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न और हैरान रह गए। आर्यन ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पास रखी एक भारी कुर्सी को उठाकर दूसरे गुंडे के सिर पर दे मारा। अब आर्यन और माया दोनों मिलकर एक बहुत ही शानदार और अजेय टीम की तरह उन खतरनाक दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। माया की मार्शल आर्ट की बेहतरीन तकनीक और आर्यन की ताकत ने उन प्रशिक्षित गुंडों के साथ था। माया हवा में उछलकर बहुत ही शानदार किक मार रही थी और उसका हर एक प्रहार सीधे दुश्मनों की हड्डियों को चकनाचूर कर रहा था। वहां मौजूद कुछ अमीर मेहमान यह भयानक और खूनी लड़ाई देखकर डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए थे। राज सिंघानिया हॉल के ऊपरी हिस्से में स्थित एक सुरक्षित बालकनी में खड़ा हुआ बहुत ही घमंड से यह खौफनाक मंजर देख रहा था। उसने शहर के सबसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को बहुत बड़ी रकम देकर पहले ही खरीद लिया था वाली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके दर्जनों हथियारबंद और खतरनाक आदमी आर्यन और उस लड़की को बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देंगे। वह अपनी जीत के इस शानदार जश्न को मनाने के लिए अपने हाथ में शराब का एक महंगा गिलास लिए हुए खड़ा था। हॉल के अंदर दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और माया को यह एहसास हो गया कि केवल ताकत से इस लड़ाई को जीतना बिल्कुल असंभव है। उसे अपनी बेहतरीन और कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा ताकि वे सलामत बाहर निकल सकें। उसने आर्यन को इशारा किया कि वे धीरे धीरे उस बड़े और मुख्य रसोई घर की तरफ बढ़ें जो हॉल के पिछले और अंधेरे हिस्से में स्थित था। माया जानती थी कि रसोई घर में उन्हें लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार और भागने का एक नया रास्ता जरूर मिल जाएगा। आर्यन ने माया के इशारे को तुरंत समझ लिया और वे दोनों दुश्मनों को चकमा देते हुए रसोई घर के उस बड़े दरवाजे की तरफ भागने लगे। रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले हर गुंडे को माया ने अपनी शानदार किक और जब दी। आर्यन ने भी एक गुंडे से उसकी भारी और लंबी लोहे की रॉड छीन ली थी और वे अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। रसोई घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक ही जोरदार धक्के में खोल दिया। रसोई घर के अंदर भी पूरी तरह से अंधेरा और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था और वहां के सारे कर्मचारी पहले ही डरकर भाग चुके थे। माया ने तुरंत गैस के कई बड़े सिलेंडरों के वाल्व को खोल दिया, जिससे पूरे फैलने लगी। उसने आर्यन को रसोई घर के उस पिछले और छोटे दरवाजे की तरफ चलने को कहा, जो सीधे होटल के बाहर अंधेरी गली में खुलता था। माया की यह खतरनाक योजना राज सिंघानिया के आदमियों को एक बहुत ही बड़े और जानलेवा जाल में फंसाने की थी। राज सिंघानिया के करीब 10 सबसे खतरनाक और हथियारबंद गुंडे बहुत ही तेजी से रसोई घर के अंदर घुसे और उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगे। उन्हें गैस की उस तेज महक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा हुआ था। माया और आर्यन रसोई घर के उस पिछले दरवाजे के बिल्कुल बाहर सुरक्षित जगह पर खड़े थे और इस बेहतरीन पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माया ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाला
और उसे जलाकर रसोई घर के अंदर बहुत ही तेजी से फेंक दिया। लाइटर के जमीन पर गिरते ही एक बहुत ही भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, जिसने पूरे रसोई घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आग की बहुत ही विशाल और भयानक लपटें तेजी से उठीं और राज सिंघानिया के वे सारे गए। इस भयंकर धमाके की गूंज पूरे होटल में फैल गई और लोगों के दिलों में एक बहुत ही गहरा और भयानक खौफ पैदा हो गया था। माया और आर्यन उस सुरक्षित अंधेरी गली में बिल्कुल सही सलामत खड़े थे और उन्होंने एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। बालकनी में खड़े राज सिंघानिया ने जब उस भयानक धमाके की गूंज सुनी और आग की ऊंची लपटों को देखा तो उसके होश पूरी तरह उड़ गए। उसके हाथ से शराब का वह महंगा और शानदार गिलास छूटकर नीचे गिर गया और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी बेहतरीन और अचूक योजना इतनी बुरी तरह से कैसे विफल और बर्बाद हो सकती है। उसका सारा घमंड और उसकी सारी ताकत अब एक बहुत ही भयानक हार में पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस बीच आर्यन ने अपने फोन से अपने सबसे खास और भरोसेमंद सुरक्षा कमांडरों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश भेज दिया था। उन्होंने उन भ्रष्ट पुलिस वालों की शिकायत सीधे राजधानी में बैठे देश जानकारी के साथ कर दी थी। आर्यन की इस शानदार और बेहतरीन चाल ने राज सिंघानिया के उस पूरे भ्रष्ट और गंदे नेटवर्क को एक ही झटके में पूरी तरह से पंगु बना दिया था। अब उन्हें बाहरी मदद का कोई भी डर नहीं था और खेल पूरी तरह से उनके पक्ष में आ चुका था। आर्यन और माया ने वहां से भागने के बजाय वापस उसी मुख्य हॉल में जाने का एक बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला कर लिया। वे राज सिंघानिया को उसी की बिछाई हुई शतरंज की इस भयानक बिसात पर पूरी तरह से हराना और हमेशा के लिए दोनों मुख्य हॉल में वापस पहुंचे तो वहां का सारा नजारा पूरी तरह से बदल चुका था और गुंडों में भारी दहशत फैली हुई थी। राज सिंघानिया अब अपनी उस बालकनी से नीचे आ चुका था और उसके साथ केवल कुछ ही खास और खतरनाक अंगरक्षक बचे हुए थे। राज सिंघानिया की आंखों में अब एक पागलपन और भयानक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी सारी ताकत पूरी तरह से छिन चुकी थी। उसने अपने बचे हुए आदमियों को आदेश दिया कि वे तुरंत गोलियां चलाएं और आर्यन और दें, लेकिन माया ने बहुत ही शानदार फुर्ती दिखाते हुए एक भारी मेज को पलट दिया और वे दोनों उस मेज के पीछे सुरक्षित रूप से छिप गए। हॉल में गोलियों की भयानक और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जो हर एक चीज को पूरी तरह से तबाह कर रही थीं। माया ने आर्यन को वहीं सुरक्षित छिपे रहने का इशारा किया और खुद बहुत ही चतुराई से अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरी तरफ तेजी से खिसक गई। वह राज सिंघानिया के अंगरक्षकों को पीछे से निशाना बनाना चाहती थी, क्योंकि वे सभी अपना पूरा ध्यान मेज पर लगाए हुए थे। माया एक बहुत ही खूंखार और भूखी शेरनी की तरह दबे पांव उन खतरनाक दुश्मनों के बिल्कुल करीब पहुंच गई और उन पर अपना भयानक हमला कर दिया। उसने एक ही पल में 2 गुंडों की बंदूकें छीन लीं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटकर नीचे गिरा दिया। माया की इस अप्रत्याशित और खौफनाक कार्रवाई ने राज सिंघानिया के बाकी बचे हुए आदमियों को पूरी तरह से डरा दिया और उनका सारा हौसला टूट गया। आर्यन ने भी इसी सही मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी जगह तेजी से दौड़ पड़े। राज सिंघानिया ने अपनी पिस्तौल निकाली और आर्यन पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसके हाथ पर एक बहुत ही जोरदार किक मार दी। पिस्तौल राज के हाथ से छिटकर दूर जा गिरी और वह पूरी तरह से बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने राज सिंघानिया की कॉलर पकड़ी और उसे बहुत ही भयानक गुस्से के साथ घूरते हुए उसे अपने भारी जूतों तले पूरी तरह से दबा लिया। राज का वह सारा झूठा घमंड और उसकी वह सारी घटिया अकड़ अब पूरी था। आर्यन ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि तुमने मुझे और मेरी कंपनी को बहुत ही कमजोर और सीधा समझने की जो भयंकर भूल की थी, आज तुम्हें उस भयानक भूल की सबसे बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। माया ने वहां मौजूद सभी गुंडों को पूरी तरह से निहत्था कर दिया था और उन्हें एक कोने में बहुत ही सख्ती से बांध दिया था। उसने आर्यन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और रही थी। इस पूरी लड़ाई में माया ने साबित कर दिया था कि वह केवल
एक साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और शानदार योद्धा है। आर्यन के दिल में माया के लिए अब केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा और सच्चा सम्मान भी था। तभी होटल के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए बहुत सारे ईमानदार और विशेष पुलिस बल के जवान भारी हथियारों के साथ अंदर तेजी से प्रवेश कर गए। आर्यन द्वारा किए गए उस फोन कॉल ने अपना शानदार काम कर दिया था। अधिकारी भी भाग चुके थे। विशेष पुलिस टीम ने राज सिंघानिया और उसके सारे गुंडों को तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें बहुत ही मजबूत हथकड़ियां पहना दी। राज सिंघानिया का वह सारा बड़ा और भयानक साम्राज्य आज हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आर्यन के पास आकर उन्हें इस शानदार और बेहतरीन बहादुरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। मेहमान भी अब अपने छिपने की जगहों से धीरे धीरे की इस गजब की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे थे। आज की रात ने पूरे शहर को यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि आर्यन की कंपनी केवल व्यापार ही नहीं बल्कि दुश्मनों को कुचलना भी अच्छी तरह जानती है। माया अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। आर्यन ने माया का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और वे दोनों एक साथ उस विशाल और तबाह हो चुके होटल से बाहर निकल आए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत तारे बहुत ही शांत। इस खतरनाक और जानलेवा रात ने उन दोनों को हमेशा के लिए एक बहुत ही गहरे और अटूट बंधन में पूरी तरह से बांध दिया था। अब उन्हें किसी भी राज सिंघानिया या किसी भी भयानक दुश्मन का कोई भी डर बिल्कुल नहीं था। राज सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद आर्यन और माया को लगा था कि अब सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाएगा, लेकिन उनका यह सोचना बहुत भयानक भूल साबित हुई। पुलिस की जिस गाड़ी में राज को ले जाया जा रहा था उस पर रास्ते में ही एक दिया गया। राज के कुछ सबसे खूंखार आदमियों ने पुलिस वालों को चकमा देकर अपने मालिक को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। यह खबर मिलते ही आर्यन के चेहरे पर चिंता की बहुत गहरी लकीरें उभर आईं। माया को जैसे ही इस भयानक खबर का पता चला उसने तुरंत अपने गुप्त नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि राज सिंघानिया एक बहुत ही जहरीला सांप है जो अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से डसेगा। भरोसे बैठने के बजाय खुद ही राज के सबसे सुरक्षित और छिपे हुए ठिकाने पर हमला करना होगा। अगर हमने आज रात उसे खत्म नहीं किया तो वह कल सुबह तक एक नई साजिश रच लेगा। आर्यन ने माया की इस साहसिक और खतरनाक योजना पर तुरंत अपनी सहमति जता दी। उन्होंने कहा कि राज सिंघानिया का वह मुख्य और सुरक्षित ठिकाना शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के नीचे स्थित है। आर्यन जगह की सटीक जानकारी हासिल कर ली थी। वे दोनों अब बिना कोई समय बर्बाद किए उस भयानक अड्डे की ओर निकल पड़े। उनका इरादा इस बार दुश्मन को पूरी तरह और हमेशा के लिए खत्म करना था। रात का अंधेरा अब और भी ज्यादा गहरा और भयानक हो चुका था और शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। आर्यन अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज गति से चला रहे थे ताकि वे सही समय पर सारे आधुनिक हथियारों को बहुत बारीकी से जांच रही थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक बहुत मजबूत इरादा साफ नजर आ रहा था। जब वे उस पुरानी और भयानक फैक्ट्री के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर अंधेरे में रोक दिया। फैक्ट्री के चारों ओर बहुत ऊंची दीवारें थीं और हर कोने पर खतरनाक स्नाइपर तैनात किए गए थे जो किसी पर भी गोली दूरबीन से उस पूरी जगह का बहुत बारीकी से मुआयना किया और आर्यन को दुश्मनों की सही संख्या की सटीक जानकारी दी। राज सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत इस एक जगह पर लगा दी थी। माया ने आर्यन को वहीं सुरक्षित रहने का इशारा किया और खुद एक बिल्ली की तरह दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगी। उसने अपने जूतों में लगे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया और बहुत खामोशी से उस ऊंची दीवार को पार कर लिया। वहां तैनात 2 गार्डों को पीछे से पकड़कर बिना कोई आवाज किए तुरंत बेहोश कर दिया। माया की फुर्ती और उसका खौफनाक अंदाज बिल्कुल किसी पेशेवर हत्यारे जैसा था जिसे रोकना आसान काम नहीं था। दीवार के अंदर का रास्ता साफ करने के बाद माया ने एक छोटी सी टॉर्च जलाकर आर्यन को सुरक्षित अंदर आने का इशारा किया। आर्यन ने भी दीवार फांदी और माया के बिल्कुल पीछे आकर
बहुत मुस्तैदी से खड़े हो गए। अब वे दोनों उस खतरनाक हिस्से की ओर धीरे धीरे और बहुत सावधानी से बढ़ रहे थे। अंदर बहुत भारी मशीनें रखी हुई थीं, जिनके पीछे छिपकर वे दुश्मनों की नजरों से बच सकते थे। यह जगह किसी भयानक भूल भुलैया से कम नहीं थी। फैक्ट्री के मुख्य हॉल में राज सिंघानिया अपने बचे हुए आदमियों के साथ खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह अपने कमांडरों को आर्यन की कंपनी की इमारत को बम से उड़ाने का बहुत खौफनाक आदेश दे रहा था। ये सारी भयानक बातें सुन रहे थे। आर्यन का गुस्सा अब पूरी तरह बेकाबू हो रहा था, लेकिन माया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत रहने और सही समय का इंतजार करने का स्पष्ट इशारा किया। माया ने अपनी जेब से कुछ छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली और आधुनिक विस्फोटक निकाले। उसने उन्हें बहुत चतुराई से मशीन के अलग अलग हिस्सों पर सेट कर दिया ताकि धमाका होने पर दुश्मनों का सारा ध्यान भटक जाए। आर्यन ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। दोनों इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। माया ने एक रिमोट का बटन दबाया और हॉल के दूसरे कोने में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह हिल उठी। इस अचानक हुए भयानक धमाके से राज सिंघानिया और उसके सारे आदमी पूरी तरह घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। उनका ध्यान उस जगह से पूरी तरह हट गया जहां आर्यन और माया सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। माया छिपने की जगह से बाहर निकलकर दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आर्यन ने भी माया का पूरा साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर राज की उस पूरी सेना में भारी तबाही मचा दी। माया की गोलियों का निशाना इतना ज्यादा सटीक और खतरनाक था कि हर एक गोली किसी न किसी दुश्मन को सीधे मौत के घाट उतार रही थी। राज सिंघानिया के आदमी इस भयानक हमले से पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए थे। भारी सेना पर इतनी भारी तबाही कैसे ला सकते हैं? माया हवा में उछलकर गोलियां चला रही थी और उसका हर एक अंदाज बहुत ही खौफनाक और किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। आर्यन ने भी अपने गुस्से को पूरी तरह गोलियों में बदल दिया था और वे हर उस इंसान को खत्म कर रहे थे जो उनके सामने आ रहा था। राज सिंघानिया डर के मारे एक बहुत सुरक्षित और बुलेट प्रूफ केबिन के अंदर जाकर छिप गया था। फोन से और भी ज्यादा गुंडों को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन माया ने पहले ही उस पूरी फैक्ट्री के सिग्नल को अपने विशेष जैमर से पूरी तरह जाम कर दिया था। फैक्ट्री का मुख्य हॉल अब एक बहुत ही भयानक और खूनी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। राज सिंघानिया के आदमियों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं और हवा में बारूद की बहुत तेज गंध फैली हुई थी। आर्यन और माया शानदार टीम वर्क का बहुत अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे थे और किसी भी दुश्मन को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे थे। अचानक एक भारी भरकम और खतरनाक गुंडा लोहे की एक बड़ी चेन लेकर माया की तरफ तेजी से दौड़ा। उसने अपनी चेन को हवा में घुमाया और माया के सिर पर एक जोरदार प्रहार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेन को अपने सिर के ऊपर से गुजर जाने दिया। उसने तुरंत पलटकर उस भारी गुंडे की पसलियों में एक जोरदार किक मारी, जिससे वह गुंडा दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। माया ने उस गिरे हुए गुंडे से वह भारी चेन छीन ली और उसे अपने एक नए हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने उस चेन को घुमाकर दो और गुंडों के पैरों पर इतनी जोर से मारा कि उनकी हड्डियां टूट गईं और वे वहीं गिर गए। सिंघानिया के उस बुलेट प्रूफ केबिन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और उस केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। केबिन के अंदर बैठा हुआ राज सिंघानिया अब बुरी तरह कांप रहा था। आर्यन ने एक भारी और लंबी लोहे की रॉड उठाई और उसे उस केबिन के कांच पर पूरी ताकत के साथ दे मारा। कांच बहुत मजबूत और गोलियों से सुरक्षित था, लेकिन आर्यन के उस जोरदार वार से उसमें गहरी को बहुत सारा पैसा और अपना पूरा साम्राज्य देने की भीख मांग रहा था ताकि वह अपनी जान बचा सके। लेकिन आर्यन की आंखों में अब किसी भी तरह की दया का कोई भाव नहीं बचा था। माया ने फैक्ट्री के बाकी बचे हुए सारे दुश्मनों को पूरी तरह निहत्था और बेबस कर दिया था। उसने आर्यन के पास आकर कहा कि सर, अब इस भयानक इंसान का खेल हमेशा के लिए खत्म करने का सही समय आ गया है। माया ने अपने उस छोटे से निकाला और केबिन के दरवाजे के लॉक में डालकर उसे शानदार तरीके से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही
आर्यन ने राज की कॉलर पकड़ी और उसे केबिन से घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। राज सिंघानिया अब आर्यन के पैरों में पड़ा हुआ था और उसकी सारी अकड़ और घमंड पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। आर्यन ने उसे बहुत ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा कि तुमने पैसे और ताकत के गुरूर में तुम्हारी उस सारी दौलत और तुम्हारे उस काले साम्राज्य का बहुत भयानक अंत आ चुका है। आर्यन का हर एक शब्द राज के दिल में एक बहुत तेज और खतरनाक खंजर की तरह चुभ रहा था। राज ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और आर्यन के बिल्कुल सीने पर तान दी। वह मरते दम तक अपनी उस भयानक फितरत से बाज नहीं आना चाहता था, लेकिन माया की नजरें चील की तरह तेज थीं। दिया। माया ने राज के हाथ पर एक जोरदार किक मारी जिससे वह पिस्तौल हवा में उछलकर दूर जा गिरी। राज दर्द से कराह उठा और उसने अपनी दूसरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। माया ने राज के सीने पर अपना भारी जूता रखा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दबा दिया। उसने कहा कि तुम जैसे घटिया और कमजोर लोग केवल धोखे से ही वार करना जानते हैं। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत होती तो मैं एक बहुत खौफनाक गूंज थी जिसने राज सिंघानिया के अंदर के बचे हुए सारे साहस को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब वह सिर्फ अपनी जान की भीख मांगने वाला एक कीड़ा बन चुका था। आर्यन ने माया की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी और विजयी मुस्कान थी। उन्होंने माया से कहा कि अब हमें अपने हाथ इस गंदे इंसान के खून से बिल्कुल भी गंदे नहीं करने चाहिए। हमने इस है जो इसके लिए मौत से भी बहुत बड़ी सजा है। आर्यन ने अपने फोन से उस विशेष पुलिस अधिकारी को सीधा मैसेज भेजा जो इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रहा था। पुलिस को आने में अभी थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए माया ने उस फैक्ट्री के सारे कंप्यूटरों को अच्छी तरह से खंगालना शुरू कर दिया। उसे राज सिंघानिया के सारे गैरकानूनी कारनामों का वह पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मिल गया जिसे वह इतने रहा था। माया ने अपनी पेन ड्राइव में वह सारा महत्वपूर्ण डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर कर लिया ताकि अदालत में राज को कड़ी सजा मिल सके। इस डेटा में कई भ्रष्ट नेताओं के नाम भी साफ तौर पर शामिल थे। जब सारा काम खत्म हो गया तो माया ने उस सर्वर रूम में एक और बहुत छोटा सा विस्फोटक लगा दिया। वह राज के इस पूरे तकनीकी साम्राज्य को हमेशा के लिए पूरी तरह नष्ट कर देना चाहती थी ताकि इसका दोबारा को उसी हालत में छोड़कर उस भयानक फैक्ट्री से धीरे धीरे बाहर आ गए। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उस फैक्ट्री के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और सारा सिस्टम जलकर राख हो गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल धीरे धीरे छंट रहे थे जो एक खूबसूरत सुबह का संकेत दे रहे थे। आर्यन ने एक बहुत लंबी और गहरी राहत की सांस ली और माया की तरफ मुड़कर देखा। में अभी भी एक अद्भुत चमक बरकरार थी। आर्यन को लगा कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही नया और शानदार मोड़ दे दिया है। आर्यन ने बहुत कोमल आवाज में कहा कि माया, आज तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी कंपनी की जान बहुत बहादुरी से बचाई है। अगर तुम उस रात मेरी कंपनी में मौजूद नहीं होती तो शायद आज मेरा नाम और मेरा अपने इस गजब के साहस और अपनी शानदार बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान का बहुत बड़ा कर्जदार रहूंगा। माया ने बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन की आंखों में गहराई से देखा और बहुत शांत स्वर में अपना जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने कोई महान काम नहीं किया है सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी को कार्यालय में पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यह सब भी करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरी लड़ाई में आपने जो मेरा साथ दिया है वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कुछ ही पलों के बाद दूर से पुलिस की अनगिनत गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। राजधानी की विशेष पुलिस टीम बहुत भारी संख्या में हथियारों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने राज सिंघानिया और उसके सारे घायल आदमियों को सख्ती के साथ अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ियों में डाल दिया। इंस्पेक्टर ने आर्यन से वह महत्वपूर्ण पेन ड्राइव ली जिसमें राज सिंघानिया के सारे काले अपराधों के पक्के सबूत बहुत सुरक्षित तरीके से रखे हुए थे।
आर्यन और माया अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर चल पड़े और उनके दिलों में एक बहुत ही अजीब सा सुकून था। आज की रात ने उनके बीच के सारे अनकहे शब्दों और उन सारे राजों को पूरी तरह खोलकर रख दिया था। बहुत प्यार से देख रहे थे और उनके मन में कई खूबसूरत विचार आ रहे थे। माया भी आर्यन के उस प्यार भरे स्पर्श और उनकी नजर को बहुत खुशी के साथ महसूस कर रही थी। राज सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई थी। अगले दिन के सारे प्रमुख अखबारों और समाचार चैनलों पर सिर्फ इसी भयानक घटना की विस्तृत खबरें छाई हुई थीं। पुलिस ने उस सुरक्षित पेन ड्राइव से मिले पर कई भ्रष्ट नेताओं और बड़े अधिकारियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। राज सिंघानिया का वह काला साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। आर्यन और माया की अद्भुत बहादुरी ने समाज को नया रास्ता दिखाया था। अदालत में जब राज सिंघानिया को पेश किया गया तो उसके चेहरे पर कोई भी पुराना घमंड बाकी नहीं था। न्यायाधीश ने सारे पुख्ता सबूतों को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद उसे और उसके साथियों को उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई। सभी लोगों ने राहत की गहरी सांस ली और न्याय व्यवस्था की जमकर तारीफ की। आर्यन भी उस समय वहां मौजूद थे और उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को एक बहुत बड़ी जीत के रूप में महसूस किया। उनका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। कंपनी में वापस लौटने के बाद आर्यन ने सबसे पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक से बदल दिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों की एक विशेष बैठक बुलाई और उन सभी को इस कठिन समय में साथ देने के लिए बाजार में बहुत तेजी से उछाल आया और निवेशकों का भरोसा फिर से पूरी तरह से कायम हो गया। आर्यन के नेतृत्व में उनकी कंपनी ने एक नया और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। हर कोई आर्यन की शानदार रणनीति की तारीफ कर रहा था। माया अभी भी अपने साधारण रूप में ही कार्यालय आती थी, लेकिन अब उसके प्रति सभी का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुन चुका था और उसे बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से देखता था, क्योंकि वह हमेशा छिपकर रहने की आदी थी। लेकिन उसे यह जानकर बहुत सुकून मिलता था कि अब उसे किसी से अपनी असलियत छिपाने की कोई खास जरूरत नहीं है। वह अब एक आजाद और बहुत सुरक्षित जिंदगी जी सकती थी। एक दिन माया ने आर्यन के कार्यालय में प्रवेश किया और अपनी मेज पर अपना इस्तीफा रख दिया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि उसका काम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और कंपनी सुरक्षित है। माया का मानना था कि किसी नई परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए वह शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर जाना चाहती थी, जहां कोई उसे पहचान न सके। आर्यन यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गए और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन अपनी जगह से उठे और उन्होंने माया का वह इस्तीफा उठाकर उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। उन्होंने बहुत ही गहरे और गंभीर स्वर में कहा कि तुम इस कंपनी को और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हो और मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। आर्यन की आवाज में एक ऐसा अधिकार और प्यार था जिसने माया के दिल को पूरी तरह से पिघला दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अप्रत्याशित परिस्थिति में वह क्या जवाब दे। माया ने अपनी नजरें नीची करते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं केवल एक योद्धा हूं और लड़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मेरा जीवन हमेशा खतरे से भरा रहता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी जिंदगी पर। माया के दोनों हाथों को अपने हाथों में बहुत प्यार से थाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता जब तक कि तुम मेरे साथ खड़ी हो। तुम्हारी यह लड़ाई अब हम दोनों की संयुक्त लड़ाई बन चुकी है। आर्यन ने माया की आंखों में गहराई से देखा और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने का फैसला किया। उन्होंने बहुत ही कोमल और मधुर स्वर में कहा कि उस रात जब मैंने तुम्हें पहली बार गुंडों से लड़ते हुए देखा था, तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए लगा था। तुम्हारी उस निडरता और तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया है। मैं तुम्हें एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूं। आर्यन के ये शब्द सुनकर माया पूरी तरह से अवाक रह गई। माया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में ऐसे सच्चे और गहरे प्यार की उम्मीद नहीं की थी। वह बचपन से ही
बहुत सारे संघर्षों और अनाथ जीवन की तकलीफों से गुजरती हुई बड़ी हुई थी। बहुत खूबसूरत सपने के सच होने जैसा था, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने बहुत खुशी से उसे अपने गले से लगा लिया। उस रात आर्यन ने माया को शहर के सबसे ऊंचे और शानदार रेस्तरां में एक बहुत ही खास डिनर के लिए आमंत्रित किया। यह वही जगह थी जहां से पूरा शहर एक खूबसूरत चमकते हुए तारों के समुंदर जैसा वहां पहुंची, जिसे देखकर आर्यन एक बार फिर से उसके दीवाने हो आहा गए। दोनों ने मोमबत्ती की मंद रोशनी में एक दूसरे के साथ बहुत सारी खूबसूरत बातें की और अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुने। आर्यन ने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और माया के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सारी दुनिया को भूलकर बहुत ही मधुर आवाज में माया से शादी करने का खूबसूरत प्रस्ताव रखा। अद्भुत नजारे को देखकर बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगे। माया के चेहरे पर खुशी के आंसू झलक पड़े और उसने तुरंत उस खूबसूरत अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। यह उनकी एक बहुत ही नई और शानदार शुरुआत थी। कुछ ही महीनों के भीतर आर्यन और माया की एक बहुत ही भव्य और शानदार शादी का बड़ा आयोजन किया गया। इस शादी में शहर के सभी बड़े व्यापारी और बहुत सारे प्रभावशाली लोग उन्हें अपना आशीर्वाद में किसी स्वर्ग की रानी से बिल्कुल कम नहीं लग रही थी। आर्यन उसे देखकर अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे और उनका दिल बहुत ज्यादा खुशी से झूम रहा था। उन दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। शादी के बाद माया ने कंपनी में सुरक्षा और रणनीति विभाग के प्रमुख के रूप में अपनी नई और अहम भूमिका संभाल ली। उसकी वह कुशाग्र बुद्धि और उसके सारे बेहतरीन सुरक्षा इंतजाम अब कंपनी को एक आर्यन की कंपनी की तरफ अपनी आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। माया ने अपनी उस पुरानी और साधारण छवि को छोड़कर एक बहुत मजबूत और प्रभावशाली नेता का शानदार रूप धारण कर लिया था, जो सबको प्रेरणा देता था। आर्यन अपनी पत्नी की इस शानदार प्रगति और उसकी बेमिसाल ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते थे। वे दोनों एक साथ मिलकर व्यापार की दुनिया में हर रोज नई और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे थे, बल्कि वे अपनी कंपनी के माध्यम से कई शानदार और बड़े सामाजिक कार्य भी कर रहे थे। वे अनाथ बच्चों की मदद करते थे ताकि किसी और बच्चे को माया जैसी कठिन और दर्दनाक जिंदगी कभी न जीनी पड़े। यह उनका संकल्प था। माया ने एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की, जहां महिलाओं को आत्मरक्षा के बेहतरीन और शानदार गुर सिखाए जाते थे। वह चाहती थी कि समाज की हर एक महिला इतनी मजबूत और ताकतवर बने। इस शानदार और बेहतरीन प्रोजेक्ट में माया का पूरा समर्थन किया और इसे पूरे देश में फैलाने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। माया अब सिर्फ आर्यन की ताकत नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी आदर्श बन चुकी थी। आर्यन का वह शानदार कार्यालय अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ऊर्जा से भरा हुआ था, क्योंकि वहां अब माया भी बैठती थी। उन दोनों की शानदार केमिस्ट्री और आपसी समझ ने कंपनी के माहौल को बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक। खुशी खुशी अपना काम करते थे और उन्हें अपने इन महान लीडर्स पर पूरा भरोसा और गर्व था। जो कंपनी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े और भयानक खतरे का सामना कर रही थी, अब वह बाजार की सबसे मजबूत और बड़ी ताकत बन चुकी थी। एक शांत और खूबसूरत शाम को आर्यन और माया अपनी इमारत की सबसे ऊंची छत पर हाथ में हाथ डाले खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सारी रोशनियां बिल्कुल उन दोनों के सुनहरे और शानदार भविष्य की तरफ रखा और एक बहुत ही गहरी और लंबी सुकून भरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका जीवन का वह भयानक संघर्ष अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और उसे अपनी सच्ची और सही मंजिल मिल चुकी है। आर्यन ने माया के माथे को बहुत ही प्यार से चूमा और कहा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अनमोल हिस्सा हो। जब तुम उस रात उन खतरनाक गुंडों से अकेली लड़ रही थी, तब मैंने एक साधारण कर्मचारी नहीं हुए आर्यन की तरफ देखा और कहा कि आप भी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े और सच्चे नायक हैं।
आपने मुझे मेरे उस काले अंधेरे से निकालकर प्यार और सम्मान की इस शानदार रोशनी से पूरी तरह वाकिफ कराया है। यह सिर्फ एक बेहतरीन प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह दो बहुत ही मजबूत और शानदार इंसानों के एक होने की खूबसूरत दास्तान थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब सच्चाई और ईमानदारी एक साथ मिलती है, शक्ति राज सिंघानिया जैसे घमंडी और क्रूर लोग अपने ही खोदे हुए गड्ढे में हमेशा गिरते हैं, और यही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। आर्यन और माया की यह शानदार जोड़ी पूरे शहर के लिए एक बहुत ही अमर और खूबसूरत मिसाल बन गई थी। वर्षों बाद जब आर्यन और माया अपने शानदार घर के बगीचे में बैठे हुए थे, तो उनका छोटा सा बेटा उनके पास खेल रहा था। माया ने अपने बेटे को देखा और उसके मन में एक बहुत ही गहरी शांति और खुशी का अद्भुत एहसास हुआ। भयानक तूफानों को भूल चुकी थी और अपने इस बहुत ही प्यारे और छोटे से परिवार में पूरी तरह मग्न थी। आर्यन ने माया का हाथ थाम लिया और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखने लगे। आर्यन की कंपनी अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से एक बन चुकी थी, जिसका नाम हर जगह रोशन था। उनके व्यापार का विशाल साम्राज्य ईमानदारी और कड़ी मेहनत की एक बहुत ही शानदार से कंपनी के हर एक खतरे को हमेशा के लिए दूर कर दिया था, और वे दोनों लगातार सफलता पा रहे थे। उनकी इस शानदार सफलता की कहानी आज भी नए और युवा उद्यमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और महान सबक थी। रात होने पर जब माया एक बार फिर से अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर उस विशाल और खूबसूरत शहर को देख रही थी, उसे अपनी जिंदगी का वह पहला दिन याद आया जब वह एक बहुत ही डरी हुई लड़की के रूप में इस सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी, जिसे हर कोई बहुत ही इज्जत और प्यार से देखता था। यह उसके उस लंबे और कठिन सफर का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणाम था, जिसे उसने तय किया था। आर्यन पीछे से आए और उन्होंने बहुत ही प्यार से माया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने माया के कानों में बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि तुम आज भी मुझे ने भी आर्यन के हाथों को बहुत कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया, जैसे उसे सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। उनका यह गहरा प्यार समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत और अटूट होता जा रहा था। उस खौफनाक रात की वह खूनी लड़ाई अब एक बहुत ही धुंधली और पुरानी याद बनकर उनके जीवन के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। वे दोनों अब केवल अपने सुखद और शानदार वर्तमान पर ध्यान देते थे। उन्होंने जिंदगी के हर एक मोड़ पर यह साबित किया था कि अगर इंसान के हौसले मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी यह शानदार जिंदगी किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। शहर के हर एक नागरिक के दिल में माया के लिए एक बहुत ही गहरी इज्जत और एक बहुत बड़ा सम्मान हमेशा के लिए बस चुका था। हर कोई यह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक माया और आर्यन इस शानदार शहर में मौजूद हैं, शक्ति उनका यह अटूट और सच्चा विश्वास ही माया और आर्यन की जिंदगी की सबसे बड़ी और शानदार जीत का प्रतीक था। वे दोनों हमेशा के लिए इस शहर के सबसे बड़े और सच्चे रखवाले बन चुके थे। जब भी कोई नई मुसीबत उनके रास्ते में आने की कोशिश करती, तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस चुनौती का डटकर और पूरी बहादुरी से सामना करते थे। उनका जीवन अब बिल्कुल एक शांत और खूबसूरत नदी की तरह बहुत ही मधुर तरीके से तूफान कभी नहीं आ सकता था। माया का वह शानदार सफर जो एक अकेली और रहस्यमयी रात से शुरू हुआ था, वह अब एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवेरे में बदल चुका था। उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया था। इस कहानी ने यह भी साबित कर दिया था कि एक औरत की असली ताकत उसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसके निडर और मजबूत इरादों में हमेशा छिपी होती है। जब वह अपने आत्मसम्मान और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से साक्षात चंडी का भयानक और शक्तिशाली रूप धारण कर सकती है। आर्यन ने माया के उस रूप को पहचाना और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया, और इस तरह बुराई पर अच्छाई की एक और बहुत ही महान और शानदार जीत दर्ज की गई।